अब हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो है तीसरा एस्पेक्ट। अब तक हमने कर लिया लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, मॉरल डेवलपमेंट में पियाजे और कोलबर्ग की थियोरी, और अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, वो सारे प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं आपकी थिंकिंग में उनको हम बोलते हैं कॉग्निशन, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि आपकी कॉग्निशन को डेवलप करने में जितना टाइम लगता है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक जो छोटा बच्चा होता है उसका जो ब्रेन होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है और टाइम के साथ वो जो है वो डेवलप होता है। जैसे एक छोटे बच्चे की जो मेमोरी है वो उतनी शार्प नहीं होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी मेमोरी जो है वो बेटर होती जाती है। तो इसलिए एक छोटे बच्चे को टेबल याद करने में मुश्किलें होती है, उसको डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल होती है कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें शेड्स भी पता चल जाते हैं कि कौन सा मॉव होगा, कौन सा पिंक है, कौन सा पर्पल, वायलेट, मैजेंटा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं एक बच्चे के, अब उसके एडोलेसेंट तक पहुंचने तक और उसके एडल्ट तक पहुंचने तक, जिसमें उसकी जो कॉग्निशन है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। मेमोरी इन्हांस होती है, इसके बाद थिंकिंग इन्हांस होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग हो पाती है, और फिर हम, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, क्योंकि पियाजे को बोलते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी को पहली बार सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना शुरू किया था। अब हमें समझ आ गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब हम सबसे पहले हम इसमें जो मेजर काम किया है वो है पियाजे ने किया है, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पर काफ़ी काम किया है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उनकी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला है स्कीम्स को स्कीमा भी बोलते हैं। तो स्कीमा होता है एक मेंटल ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क होता है। जैसे कि जब भी हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम उनका एक फ्रेमवर्क बना के रखते हैं अपने दिमाग में। जैसे अगर हम सोचते हैं कि रेस्टोरेंट जाना है, ठीक है, तो अपने आप ही हमारे दिमाग में होता है कि ठीक है रेस्टोरेंट जाएंगे, सबसे पहले वहाँ पर आपको मेन्यू मिलेगा, आप मेन्यू से ऑर्डर करेंगे, आपके पास ऑर्डर आएगा, खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में आपको पेमेंट करनी होगी और फिर वहाँ से आप जाएंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेंटल फ्रेमवर्क। या फिर अगर आप सोचते हैं कि कुत्ता है, तो कुत्ता क्या होता है, एक 4 लेग्ड एनिमल होता है जिसमें फर होते हैं, जो भौंकता है, जिसकी एक टेल होती है। तो ये होता है मेंटल फ्रेमवर्क, जो आपको ऐसे कैटेगरीज बने होते हैं, जैसे आपको याद आ जाता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनसे मैच करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद वो बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में, कि जब भी कोई छोटा बच्चा जो है वो कोई चीज़ देखता है, उसने मान लेते हैं पहले कुत्ता देखा हुआ है, ठीक है, आज उसने एक बिल्ली देखी, तो वो एसिमिलेट करता है, मतलब जो ऑलरेडी उसके पास इन्फॉर्मेशन है और जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको मर्ज करने की कोशिश करता है कि हाँ ये मिलता जुलता लग रहा है, वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है शायद। तो जब वो एक बिल्ली देखेगा तो वो उसको भी बोल देगा सी डॉगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसके पास भी फर है, ये भी 4 लेग्ड एनिमल है, इसके पास भी टेल है, तो शायद ये भी उसी में फिट करता है। फिर अगला स्टेप होता है अकोमोडेशन होता है जब आप एक नया कैटेगरी क्रिएट करते हैं क्योंकि वो पिछले वाले से मैच नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चे ने देखा कि हाँ ये कैट है जो ये भौंकते नहीं है, तो कैट की एक अलग स्कीम बनेगी और डॉग की एक अलग स्कीम। तो कैट हो गए वो जानवर जो 4 लेग्ड होते हैं, जिनकी टेल होती है, फरी भी होते हैं बट वो म्याऊं करते हैं, और डॉग्स हो गए वो जानवर जो 4 लेग्ड होते हैं, टेल होते हैं बट वो बार्क करते हैं, ठीक है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन होता है इन सबको ग्रुप करना। जैसे कि हर जानवर को या हर चीज़ को हम अलग अलग तरीके से ग्रुप करके रखते हैं। जैसे कि कैट्स और डॉग्स जो हैं वो आपके पहली बात तो हो गए पेट एनिमल, ठीक है, पहले वो बड़े ग्रुप में है एनिमल, फिर उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सब ग्रुप है आपके पेट एनिमल, है ना। फिर उसमें हम और डिवाइड करते हैं कि कुछ हर्बीवोर जानवर हो गए, कुछ कार्निवोर्स हो गए, कुछ आपके रोडेंट्स हो गए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिर्फ जानवरों में नहीं है, हर चीज़ में है, कपड़ों में हम डिवाइड करके रखते हैं, ताकि इससे क्या होता है ना, क्लैरिटी रहती है। जैसे अगर लाइब्रेरी में सारी किताबें एक जगह रहेंगी तो हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा कि हाँ कौन सी किताब कहाँ पर लेनी है, तो वो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड होती हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर मुझे ये बुक लेनी है तो मुझे यहाँ जाना होगा। तो आपके ब्रेन को भी पता चल जाता है कि अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पता करना है तो मुझे जानवर वाले कैटेगरी में ढूंढना होगा कि ये कौन सा जानवर है। इसके बाद लास्ट है इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन प्रोसेस होता है बैलेंस करना असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में, कि अगर कोई चीज़ पिछले एक्सपीरियंस में फिट हो रही है तो उसमें फिट करने की कोशिश करना, और अगर वो उसमें कुछ नया दिख रहा है तो उसके लिए नए कैटेगरीज को अकोमोडेट करना।
तो ये हो गया। अगर कोई आप मान लेते एक छोटा बच्चा जो है वो सोचता है कि जो सारी उड़ने वाली चीज़ें होती हैं वो बर्ड्स होती हैं, ठीक है। फिर उसने एक मशीन उड़ते हुए देखा, एरोप्लेन, तो उसने बोला कि ये भी बर्ड है क्या, तो उसकी कन्फ्यूजन हो गई, जिसे हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और वो कैसे, नई कैटेगरीज बनाकर उसको नए कैटेगरीज में अकोमोडेट करके कि जो लिविंग बींग्स फ्लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बर्ड्स, और जो मशीन्स फ्लाई करती हैं जैसे एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स, ये सब भी फ्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग बींग्स फ्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बच्चा वापस से कंफर्ट में आ जाएगा कि हाँ चलो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये सारे की कॉन्सेप्ट्स हो गए जो पियाजे ने दिए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसकी वजह से उन्हें हम फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो पियाजे जो है उन्होंने वो बात करते हैं कॉग्निशन जो है वो डेवलप होता है 4 स्टेजेस में, ठीक है। सबसे पहला स्टेज होता है सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 साल से ज़्यादा के बच्चों में वो धीरे धीरे वो डेवलप होता रहता है। इसके ये एज है, सेंसरी मोटर जो है वो आपके पैदा होने से 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज में होता है बच्चा, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है 2 से 7 साल तक में, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल में, और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद से शुरू हो जाता है और डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्टेज के बारे में, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ से 2 साल तक रहता है, और इसमें आपको एज द नेम सजेस्ट सेंसरी और मोटर, सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं और अलग से मोटर मूवमेंट्स होती है, मोटर एक्शंस होते हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस जैसे कि सुनना, देखना, तो बच्चे जो होते हैं हर चीज़ को देख के ऐसे चौंक जाते हैं ना कि यहाँ क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी आंखें करके इधर उधर देख रहे होते हैं। उनके लिए सब कुछ नया नया होता है, तो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से, सेंस ऑर्गन से। और मोटर एक्शंस हो गए जैसे कि मूवमेंट वाली चीज़ें, जैसे कि क्रॉल करना या कुछ ग्रास्प करना, बहुत तेजी से पकड़ लेना किसी चीज़ को। पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज को भी फर्दर डिवाइड करा है 6 सब स्टेजेस में, जिसमें पहला सब स्टेज है रिफ्लेक्सिव स्कीम्स, जो बर्थ से 1 मंथ तक होता है। इसमें बच्चे जो हैं वो अपनी रिफ्लेक्सिव एक्शंस को, इनबॉर्न रिफ्लेक्स जो हैं वो उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि सक करना, ग्रास्प करना किसी चीज़ को, वो ना हर चीज़ को लेकर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। जैसे अगर उनके मुँह के सामने एक उंगली जो वो सक करेंगे या फिर एक बॉटल को सक करेंगे, उनके लिए कोई फर्क नहीं है वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट अभी समझते ही नहीं कि कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट है और कौन सा लिविंग बीइंग के हाथ पैर हो गए, ठीक है। तो वो सब में तो ऐसा है ना, कभी कभार बच्चे रो रहे होते हैं तो उनको चुप कराने के लिए अगर बॉटल अवेलेबल नहीं है तो फिर उनके मुंह में ऐसे उंगली डाल देते हैं कि जब तक ये चुप हो जाएं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब तक बच्चों को ऑब्जेक्ट समझ नहीं आता है, तो वो सबके साथ ऑटोमेटिकली अपने रिफ्लेक्स के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो दे डोंट अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट और वो रिस्पॉन्ड करते हैं ऑटोमेटिकली। अगला सब स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जब बच्चा 1 से 4 महीने तक का होता है, इस बीच में वो करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो एक्सीडेंटली कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनको करके अच्छा लगता है अपनी बॉडी के साथ। वो कुछ ऐसा करते हैं जैसे फिंगर सक करना, या कोई ऐसी आवाज़ें निकालना, खिलखिला के हंसना, या ऐसे कुछ कू करके आवाज़ें निकालना, या कुछ भी ऐसा जो अपनी बॉडी के साथ वो करते हैं जो उनको करने के बाद अच्छा लगता है, फिर वो उस चीज़ को रिपीट करने लग जाते हैं। तो एक्सीडेंटली दे डू समथिंग विद देयर बॉडीज़, उसको वो प्लेजरेबल फाइंड करते हैं और फिर उसको रिपीट करने लग जाते हैं। इस रेपिटेशन को हम बोलते हैं सर्कुलर रिएक्शन, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें आगे आपकी कूइंग, गिगलिंग या फिर थंब सकिंग। सेंसरी मोटर के तीसरे स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में बच्चे क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में कुछ ऐसा करते हैं जो उनको करके अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने एक बार थंब सक करके देखा, उनको अच्छा लगा, फिर वो रिपीट करने लग गए। अब यहाँ पर वो एक्शंस रिपीट करते हैं जो कि डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में। जैसे मान लेते हैं उन्होंने एक चम्मच जो है वो एक बर्तन में बजाकर देखा, उनको लगा कि अरे ये तो मस्त आवाज़ आ रही है, फिर बर्तन में बजाने लग गए, अलग अलग बर्तन उठा के ला रहे, उसमें चम्मच बजा रहे हैं, ऐसे करते हैं ना बच्चे। तो ये हो गया सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, उसमें जिसमें वो क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज़ बाहर दुनिया में करते हैं जो उनको करके अच्छा लगता है, फिर उसको करते रहते हैं। दूसरा सब स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो इसमें जो है वो बच्चे जब 4 से 8 महीने के होते हैं तब इस स्टेज में होते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, जैसे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में वो क्या कर रहे थे, कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में कर रहे थे, जैसे थंब सक करना या कू करके आवाज़ निकालना या फिर ऐसे गिगल करना, तो ये सब अपनी बॉडी के साथ कर रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था, फिर वो उस चीज़ को रिपीट कर रहे थे। मगर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में वो क्या करते हैं, ऐसे एक्शंस को रिपीट करते हैं जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड आउटसाइड वर्ल्ड होती है। जैसे उन्होंने कोई बर्तन में चम्मच बजा के देखा, फिर उनको अच्छा लगा, फिर वो चम्मच ऐसे बजाने लग गए, फिर वो और अलग से बर्तन में चम्मच बजा के देखा, कभी कटोरी में चम्मच बजा के देखा, कभी प्लेट में चम्मच बजा के देखा, तो फिर वो ऐसे करके उन्हें अच्छा लग रहा था, फिर वो एक्शंस को रिपीट कर रहे थे।
तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में है। फिर अगला स्टेज है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम जो है वो सेंसरी मोटर का 4th सब स्टेज है, ठीक है। यहाँ पर पहली बार बच्चे में हम प्रॉपर इंटेलिजेंस देख सकते हैं, पहली बार यहाँ पर उसकी जो है वो इंटेंशनल बिहेवियर का साइन होता है। ये 8 से जब 12 साल के होते हैं बच्चे, तब उनमें ये जो चीज़ें हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देखते हैं, ओके। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ऑब्जेक्ट इम्परमानेंस का। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब 8 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको जैसे मान लेते हैं छोटे बच्चों को हम खिला रहे हैं और फिर उनका जो टॉय है वो हमने ऐसे कंबल के अंदर डाल दिया, तो उनको लगेगा कि वो टॉय गुम हो गया, वो कहीं चला गया, है ना। या फिर वो जब अपनी मम्मी को घर पर नहीं देखते हैं तो उनको लगता है कि मम्मी कहीं चली गई है, तो उनको इम्परमानेंस होता है। मतलब अगर कोई चीज़ आंखों के सामने नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट जब बच्चा 8 महीने से ऊपर का होता है, तब वो चीज़ें समझने लग जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में, कि अनसीन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट। अगर वो हमें नहीं दिख रहे हैं डजंट मीन वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर वो उनको कमरे में मम्मी नहीं दिख रही है तो हो सकता है कि मम्मी किचन में होंगी। अगर जो है वो टॉय यहाँ पर नहीं है तो हो सकता है कंबल के नीचे होगा। तो ये चीज़ उनको धीरे धीरे समझ आने लग जाती है और वो ऐसे एक्शंस कोऑर्डिनेट करते हैं जो कि गोल की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। जैसे उनको अगर पता है कि कम्बल के अंदर जो है वो खिलौना है, तो पहले अगर छोटा बच्चा होगा 8 महीने से तो वो रोने लगेगा, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको समझ आता है, फिर वो क्रॉल करके जाते हैं कमरे में, फिर कमरे में वहाँ पर कम्बल के नीचे जाके देखते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पर खिलौना रखा है, या फिर कुशन के नीचे खिलौना रखा है। तो ये जो पूरे स्टेप्स हैं, ये सारे एक्शंस लेना, ये हुआ एक गोल की तरफ डायरेक्टेड इनका ये बिहेवियर था, जो पहले नहीं देखने को मिलता है, अब देखने को मिलता है इस स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस टू अचीव रिजल्ट्स। ये हो गया आपका 4th स्टेज। सेंसरी मोटर में 5th स्टेज है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है जिसमें बच्चे जो हैं वो अपनी बॉडी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो उनको करके अच्छा लगता है, फिर उसको रिपीट करते हैं, जिसे हम सर्कुलर रिएक्शन बोलते हैं, एक लूप। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है जिसमें बच्चे जो हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कुछ ऐसा करते हैं, कभी कोई चम्मच गिरा के देख लिया, कोई खाना गिरा के देखा, कोई चम्मच बर्तन में बजा के देखा, उनको अच्छा लगा, फिर वो उस चीज़ को रिपीट करते हैं। टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या करते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे साइंटिस्ट बन जाते हैं और वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर करके देखते हैं, जैसे कि खाने को गिरा के देखने से क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट टेस्ट करते हैं, मतलब कि ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे अगर मैंने चेयर पे चढ़ के एक चीज़ फेंकी तो उसका कैसा साउंड होगा, अगर ऐसे नीचे बैठे बैठे चीज़ फेंकी तो उसका कैसा साउंड होगा, एक चम्मच को प्लेट में बजाया तो कैसा साउंड होगा, कटोरे में बजाया तो कैसा साउंड होगा, बेड पेपर बजाया तो कैसा साउंड होगा, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो वो कॉज एंड इफेक्ट टेस्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्यूरियस होते हैं, ये करेंगे तो खाली बैठे हैं तो कुछ ऐसा, ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम 6th स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है सेंसरी मोटर का। फिर बच्चा जो है वो पहुंच जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो 6th स्टेज है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। अब 18 से जब 24 महीने के बच्चे का होता है, लगभग 1.5-2 साल तक का, तो उसमें ये थिंकिंग होती है, उसमें जो बच्चा है वो कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचता है। जैसे अगर उसे ऊपर चढ़ के एक कुकी लेनी है कहीं ऊपर कबर्ड से, तो वो पहले चेयर ड्रैग करके लाएगा, फिर वहाँ चेयर रखेगा, उसके ऊपर चढ़ेगा और फिर जाके वहाँ से कुकी लेगा। तो ये सब क्या है, उसने पहले सोचा बिफोर एक्टिंग। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देखते हैं थिंकिंग का। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है डेफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन मतलब किसी को इमिटेट करना, और डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, जैसे कि वो पहले आज उसने देखा कि अरे पापा फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उसके बाद लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो भी कुछ टाइम बाद वैसे ही एक्टिंग करेगा फ़ोन पर बात करने की, वैसे लैपटॉप पे काम करने की। अगर उसने अपने बड़े भाई बहनों को देखा पढ़ते हुए तो वो भी एक्टिंग करेगा, भले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा मगर वैसे ही बुक खोल के पढ़ने की एक्टिंग करेगा। तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन, कि जो चीज़ वो देखता है उसको कुछ टाइम बाद वो एक्ट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये ऐसे खत्म हो गया ये सेंसरी मोटर स्टेज। अब हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज के बाद बच्चा जब 2 साल का होता है, 2 से 7 साल में, वो पहुंचता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और ये स्टेज को बोलते हैं हम एज ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सिम्बॉलिकली चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर प्रिटेंड प्ले मतलब कि प्रिटेंड करना एक ऑब्जेक्ट को कि वो कोई और ऑब्जेक्ट है। जैसे कि केले को प्रिटेंड करना कि वो फ़ोन है, तो वो केले को फ़ोन की तरह एक्ट करके बोलेंगे कि हाँ हेलो, और ये सब चीज़ें। जैसे एक स्टिक को प्रिटेंड करना कि वो स्वॉर्ड है, ऐसे करके ये सब चीज़ें हो जाती है प्रिटेंड प्ले। तो और यहाँ पर थिंकिंग जो है ना वो अभी तक लॉजिकल नहीं हुई है। ऑब्वियसली केले को फ़ोन की तरह यूज़ करना लॉजिकल तो नहीं है, ये इंटुइटिव और मैजिकल है। यहाँ पर काफ़ी मैजिकल और इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी 2 सब स्टेजेस हैं, एक है सिम्बॉलिक फंक्शन सब स्टेज और दूसरा है
इंटुइटिव थॉट सब स्टेज। तो सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज में पियाजे और बाल्बिन ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसमें 3 माउंटेन टास्क बोलते हैं उसको। उसमें क्या था कि माउंटेन्स थे और वहाँ पर इस तरफ से मैं देख रही हूँ माउंटेन को और उधर से डॉल्स रखे हुए हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि डॉल को क्या दिख रहा होगा, कौन सा माउंटेन दिख रहा होगा या फिर माउंटेन का कौन सा पार्ट दिख रहा होगा, ऐसे करके। तो सब ज़्यादातर बच्चों ने यही बोला कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि मुझे यहाँ से अगर ये माउंटेन दिख रहा है तो उधर से डॉल को भी वही दिख रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, डॉल को हो सकता है दूसरा वाला दिख रहा हो। तो इसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें आपको लगता है कि जैसे आपको दुनिया दिख रही है सबको वैसे ही दुनिया दिख रही है। तो जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो क्या करता है कि अपनी फेवरेट डॉल को जाके अपनी मदर को गिफ्ट करता है, क्योंकि अगर उसे वो डॉल इतना प्यारा है तो उसकी मम्मी को भी अच्छा लगेगा। ये हुआ ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें अपने हिसाब से, जैसे मैंने अगर आँख बंद कर लिया तो फिर यू कैंट सी मी, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे कि अब मैं तो किसी को भी नहीं दिख रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख सकते अब, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको नहीं देख सकती तो आप भी मुझे नहीं देख सकते। तो अपने हिसाब से इसमें जो बच्चे हैं वो सोचते हैं, इसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म। तो एनिमिज्म में इसके अलावा ये भी होता है जैसे कि छोटे बच्चे बोलते हैं कि आज इसलिए बारिश हो रही है ना क्योंकि बादल जो है वो रो रहे हैं, या फिर बादल गुस्सा हो गए इसलिए आज बारिश हो रही है। और जैसे अगर चेयर पे उनको धक्का लग गया तो बोलेंगे ओह सॉरी चेयर, ऐसे करके करते हैं बच्चे, मतलब मैंने तो देखा है। तो ये होता है एनिमिज्म, जिसमें वो ऐसा बिलीव करते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके पास भी फीलिंग होती है, एनिमेट कर देते हैं उनको, है ना। तो ये चीज़ हो गई। फिर अगला स्टेज होता है इंटुइटिव थॉट सब स्टेज, जो 4 से 7 साल के बच्चों में होता है। और यहाँ पर एंडलेस वाई क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आप क्यों खाना खाते हो, वो बच्चा ऐसा कैसे है, मैं काला क्यों हूँ, मैं गोरा क्यों हूँ, इसका रंग ऐसा क्यों है, पत्ते क्यों झड़ते हैं, सन अभी अंधेरा क्यों हो गया, रोशनी क्यों नहीं है, सूरज कब उगता है, ये चेयर का रंग ऐसा क्यों है, और ये सब चीज़ें, मैं इतना छोटा क्यों हूँ, आप इतने बड़े क्यों हो, ऐसे करके। ठीक है। इंटुइटिव थॉट सब स्टेज में बच्चे जो है एंडलेस वाई क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अंदर भी 2 कॉन्सेप्ट और हम समझते हैं। पहला है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन होता है किसी एक एस्पेक्ट पे पूरा फोकस करना और दूसरे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देना। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर मैंने एक लंबे ग्लास में एक जूस दिया और एक चौड़े ग्लास में एक जूस दिया तो उसको लगेगा कि इस लंबे वाले ग्लास में बहुत ज़्यादा जूस है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हाइट पर फोकस कर रहे हैं, वो विड्थ को इग्नोर कर दे रहे हैं, है ना। तो उन्होंने सिर्फ एक एस्पेक्ट को फोकस किया है। तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रेशन, फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है कि ये आइडिया कि अगर कोई चीज़ की क्वांटिटी है वो सेम ही रहती है, भले आप अरेंजमेंट चेंज कर दें या शेप चेंज कर दें। जैसे अगर मैंने क्ले को कितना सा मैंने क्ले लिया है कि क्ले को मैंने गोल शेप दिया है और एक तरफ क्ले को मैंने ऐसे सिलेंड्रिकल शेप दिया है, तो जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही है, बस शेप चेंज हुआ है। तो ये होता है कंजर्वेशन। मगर ये बच्चों को चीज़ समझ नहीं आती, इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो एक छोटे बच्चे को लगेगा कि बॉल जो है वो छोटा है और सिलेंडर जो है उसमें ज़्यादा क्ले है ना। या फिर अगर टॉफ़ीज़ को ऐसे एक साथ रख दिए हैं बहुत सारी टॉफ़ीज़, तो उनको लगेगा कि ये कम है, लेकिन अगर फैला के रखी हैं तो उनको लगेगा कि अरे इतनी सारी टॉफ़ीज़। तो ये होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, सेंट्रेशन और लास्ट है आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब हमें समझ आ गया सेंसरी मोटर स्टेज जिसके अंदर 6 सब स्टेजेस हैं, प्री ऑपरेशनल जिसके अंदर 2 सब स्टेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। इसमें सब स्टेज नहीं आ सच, इसके अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है कंजर्वेशन। जैसे कि इससे पिछले वाले स्टेज में जो बच्चे हैं उनमें लैक ऑफ कंजर्वेशन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हम कंजर्वेशन देखने को मिलता है। मतलब अब बच्चों को रियलाइज हो जाता है कि सिर्फ लंबी ग्लास का मतलब ज़्यादा जूस नहीं है, अगर चौड़ी ग्लास है और लंबी ग्लास है तो दोनों के अंदर हो सकता है क्वांटिटी सेम ही हो, है ना। तो चाहे ऐसी ग्लास हो या फिर चौड़ा ग्लास हो, वाटर जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो बच्चे समझ रहे हैं कि क्वांटिटी सेम रहती है, शेप बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती है। ठीक। दूसरा है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन जैसे हमने पहले पढ़ा था इसके पिछले स्टेज में सेंट्रेशन, जिसमें हम बच्चे एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं और बाकी एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर डिसेंट्रेशन में बच्चे जो हैं वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पर वो देखते हैं कि चाहे ऐसे सिमट के रखे हैं कॉइन्स या ऐसे लंबे होके रखे हैं कॉइन्स, यहाँ पर आपके कॉइन्स की जो क्वांटिटी है वो मैटर करती है, ना कि वो किस तरीके से रखे हुए हैं वो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम उनको मान लेते हैं कि वो लंबी ग्लास छोटे वाला ग्लास देंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि हाइट और विड्थ दोनों को ध्यान में रखना है ना। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं बाय शेयर्ड फीचर। जैसे कि ये सारे जानवर हो गए, पेट एनिमल्स हो गए, ये मेरी किताबों को जैसे ग्रुप करना कि ये मेरी साइंस की बुक हो गई, या फिर ये मेरे ट्यूशन की कॉपी किताब हो गए। बच्चे कितने साल के हैं?
7 से 11 साल के हैं, मतलब हो सकता है ट्यूशन जा रहे होंगे, तो ये मेरी ट्यूशन की बुक्स हो गई, कॉपी किताब हो गई, या ये मेरे स्कूल की हो गई, या फिर ये मेरी रफ कॉपीज़ हो गई, ये मेरी स्कूल की हो गई। और कपड़ों को सेग्रीगेट करना, ये ट्राउजर्स वगैरह हो गए, ये टी शर्ट्स वगैरह हो गए, तो ये सब चीज़ें। क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड फीचर्स। इसके बाद हम देखते हैं सीरिएशन। सीरिएशन मतलब होता है कि एबिलिटी कि हम छोटे से बड़े या बड़े से छोटे सीरियल वाइज हम चीज़ों को रख सकें, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि चप्पल होते हैं ना, घर के बाहर चप्पल अरेंज होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों की चप्पल पहले, फिर बड़े बड़ी चप्पल होती हैं। या फिर स्कूल में जब बच्चे लाइन में लगते हैं तो छोटे बच्चे आगे लगते हैं और फिर लंबे लंबे बच्चे जो हैं वो पीछे लगते हैं। तो वो अपने हिसाब से लाइन में जाके लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, इससे मैं छोटा हूँ तो मुझे यहाँ लगना चाहिए, ठीक है। पेंसिल्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो लंबी पेंसिल ये हो गई, छोटी 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 पेंसिल ऐसे नीचे जाती जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं सीरिएशन। अगला है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब ये समझना कि चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। अगर मैंने एक बार स्विच ऑफ कर दिया तो ये मतलब नहीं है कि लाइट चली गई, वापस स्विच ऑन करने से लाइट आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर हमने एक क्ले से एक गोल बॉल टाइप का बनाया है, तो अगर मैं उसको फ्लैट कर दूंगी तो वापस से वो फ्लैट हो जाएगा, और अगर मैं चाहूँ तो उसको वापस से गोल बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, हम एक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। और लास्ट है लॉजिकल थिंकिंग, मतलब यहाँ पर वो क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है तो वो चीज़ें जिनको वो छू और देख सकते हैं उनके बारे में ही वो सोचते हैं, और यहाँ पर वो लॉजिकली सोच सकते हैं। जैसे अगर मैंने टॉफ़ीज़ रखी हैं, 5 में से मैंने अगर 2 टॉफ़ी तुम्हें दे दी तो मेरे पास कितनी टॉफ़ीज़ बची, मेरे पास 3 टॉफ़ीज़ बची। तो ये होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में वो लॉजिकली सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है मैंने देखा, अच्छा है। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जब बच्चे किसी किताब में 11 साल से ज़्यादा के बच्चों के बारे में लिखा है, कहीं पर 12 है, तो लगभग किसी एज के अराउंड एडवांस रीजनिंग जो है वो बच्चों में आने लग जाती है, जब वो उन चीज़ों के बारे में, उन आइडियाज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं जो उन्हें वो विजिबली उस वक्त दिख नहीं रहा है ना। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे खाना है, मुझे दिख रहा है वो कॉपी, वो किताब, ये सब एडवांस चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये क्यों करा जाता है, और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हम 2-3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको मतलब होती है इमेजिन सिचुएशन, जैसे हाइपोथेटिकली। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हो गई जिसमें हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इमेजिन करते हैं और उनका सोल्यूशन सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। इफ़ देन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इफ़ मैं रात भर नहीं सोऊंगी तो देन सुबह मैं मेरा मूड जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, चिड़चिड़ रहूँगी, अच्छे से प्रोडक्टिव नहीं रह पाऊँगी, ये सब चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ूँ एग्ज़ाम के लिए तो मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, अगर मैं किसी को चाटा मार दूँ तो क्या होगा, ऐसे करके हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बात करती है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो आपको दिख नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इसमें उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, जैसे फ्रेंडशिप्स के बारे में सोचना, इन चीज़ों के बारे में। प्यार क्या होता है, एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी तभी भी मदद करे जब आपको ज़रूरत हो, जब आप कुछ गलत करें तो आपको वो कॉल आउट करे, ये सब चीज़ें हैं ना। इन चीज़ों के बारे में सोचना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर आता है।